Welcome everyone to this new video on this Upgrad YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं LLM की, पर अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप ऑन कर गए हो, दिस इज अ सीक्वेंस वीडियो और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा and it will be put in the description as well. Please go and watch that video and then come back here because then it will make more sense. पर अगर आपको AI के बारे में ऑलरेडी कुछ चीजें पता है, I think still this video you can start from the scratch. So let's get started. इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्त कि आज के डेट में जो जितनी भी चीजें हैं बज इन द मार्केट लाइक क्लाउडे, लाइक ओपन एआई का चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, हाउ आर दे बिल्ड, उसके अंदर में वो चीज क्या है विच इज पावरिंग ऑल दिस मॉडर्न जनरेटिव एआई. And the core of that is large language model, right? The core of that is large language model. और आज इस वीडियो में we gonna understand in depth. एक सिंगल वीडियो होगा which will help you have a crystal clear understanding कि दोस्त ये large language model है क्या, ट्रेन कैसे करते हैं और it is how able to create those text, how it is able to generate text, how it is able to understand the meaning of the text. इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. तो let's get started. चलिए चालू करते हैं फिर. So what are the LLMs, large language models? दोस्त होता क्या है? So large language models is just like any other AI model, है ना? Large language model है just like any other AI और machine learning model. पर इसको large इसलिए कहा जाता है because of two things. First of all, it is trained on a large data set. And when I say a large data set, मतलब कि इसको इंटरनेट में जितना भी डेटा प्रेजेंट है ऑलमोस्ट उस सारे डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया जाता है. Insanely huge amount of data set. That's number one. और दूसरा, it is called large because it has got billions of parameters. Billions of parameters. आप अक्सर ये सुनते होंगे कि चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बिलियन ऑफ पैरामीटर्स? बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स मतलब कि इसको जब ट्रेन करने के लिए जो जो रूल्स फॉलो किए गए हुए हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, राइट, वो सारी चीजों को हम कहते हैं पैरामीटर के अंदर में हम उसको असाइन करते हैं. So what are the large language models? Large language models are basically like any other machine learning model or AI model. The only difference is that in order to do this, it has been trained on an insanely huge amount of data. And why we have been training, we have used billions of parameters, billions of rules and the algorithm to do it. And इस large language models को train करने के लिए हम एक newer type of algorithm को use करते हैं, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं. And that's how it is separated from all the previous AI models. और normally LLMs का use होता है for model design to understand and generate human language. Mostly large language models का काम है to generate, understand and generate human text. Human languages को समझना और generate करना इसका काम होता है. आप देखोगे कि जितने भी मॉडल्स हैं, जेमिनाई के साथ आप चैट कर सकते हो ह्यूमन लैंग्वेजेस में. इट अंडरस्टैंड योर टेक्स्ट एंड रिवर्ट्स यू द आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन व्हिच यू आर स्पीकिंग. सो दैट्स व्हाट द लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज. इट्स लार्ज बिकॉज इट इज इंसेनली ट्रेन्ड ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट विद बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब LLM की अगर मैं बात करूं दोस्त, सो दिस LLM हैज नॉट कम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, LLM मेरे ख्याल से 2017 में जनरेटर का कॉन्सेप्ट आया. गूगल ने एक पेपर पब्लिश करा फॉर विच विल गो एंड टॉक अबाउट, और उसके बाद से ये LLM आपका आना चालू हुआ. बट बिफोर द LLM केम अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि LLM वाज नॉट द फाइनल ट्राई व्हिच द डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स वर ट्राइंग. उसके पहले हमने कई दफा कई सारी चीजें करी टू जनरेट टेक्स्ट. तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट था वो था स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का. ये सबसे पहले अप्लाई हुआ. स्टैटिस्टिकल मॉडल किस बात पे डिपेंड करता था? It was again dependent on the rich data set
and then applying the theories of probability and statistics. कहने का मतलब है कि जैसे ही आपने टाइप किया sky is and you have to guess the next word. अभी जो next word है sky is के बाद वो क्या होना चाहिए, that is dependent on कि मान लीजिए आपका जो मॉडल है which is trained on huge data set, और इस डेटा सेट में अगर स्काई इज ब्लू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है, इट हैज अपीयर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो स्काई इज के बाद वो ये बोलेगा कि ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव एनकाउंटर्ड इन द एंटायर डेटा सेट. सो द नेक्स्ट वर्ड दैट इट विल गोना प्रेडिक्ट विल बी कॉल्ड एज द ब्लू. तो ये था स्टैटिस्टिकल मॉडल. इसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट में अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, और जो सेंटेंसेस, जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स लगातार आते हैं, यू कीप इट दैट इन मेमोरी, यू रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोस, और जब भी आपको नेक्स्ट वर्ड गेस करना है, राइट, यू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द बेस्ट, व्हिच वर्ड हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू अपीयर द नेक्स्ट, और जिसकी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो आप वहां पे प्लेस कर देते हो, और इस तरीके से यू ट्राई टू जनरेट द टेक्स्ट. पर इस अप्रोच में, दिस स्टैटिस्टिकल मेथड अप्रोच, इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस. व्हाट आर द चैलेंजेस? तो पहला चैलेंज तो ये था कि इन दिस मॉडल, राइट, this cannot work on the large sentences. Secondly, it has a smaller memory, and most of the time the prediction not always not correct. Predictions are not correct always. So now we started with this statistical model, but this statistical model has its own challenges. अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट एडवांसमेंट हुआ, पीपल मूव फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मॉडल टू द RNNs. So अब RNNs को समझने की कोशिश करते हैं. Let me go and rub this up. So if you look at the RNNs used to stand for recurrent neural network. अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क किस फिलॉसफी पे काम करती है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स पूरे सेंटेंस में अगर आपके मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उस वर्ड्स को वो एक एक करके रीड आउट करने की कोशिश करेगा, एंड इट ट्राइज टू रिमेंबर कि इस वर्ड के पहले वाला वर्ड क्या था, राइट? इस वर्ड के पहले वाला वर्ड क्या था. इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, और मुझे नेक्स्ट वर्ड यहां पे गेस करना है कि क्या होगा. अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में मॉडल कैसे ट्रेन होता है? इट वुड हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द बिग डेटा सेट, और हर एक वर्ड के पहले कौन सा वर्ड आता है वो हम स्टोर करके रखते हैं. अब इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इसको एनालाइज करने के लिए व्हाट विल हैपन इज दैट विल स्टार्ट रीडिंग दिस होल सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू दिस वन, देन आई रीड दिस वर्ड, देन आई रीड दिस वर्ड, देन आई रीड दिस वर्ड. अच्छे से इज फुटबॉल, और हो सकता है मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट में फुटबॉल के बाद हमेशा या तो स्पोर्ट्स आता है या फिर गेम आता है, राइट? मैं यहां पे गेस करूंगा द नेक्स्ट वर्ड शुड बी इक्वल्स टू द स्पोर्ट्स, और इस तरीके से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज एबल टू गेट्स द नेक्स्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट देयर. बट इस पूरे स्ट्रेटजी में चैलेंज ये है कि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जब ये सेंटेंस लंबा होता जाता है, बाय द टाइम इट एंड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, it kind of forgets what was the beginning of the sentence itself. So for example, it is a low memory. जब तक आप सेंटेंस की आखिरी में जाएंगे तब तक आप पहला वाला वर्ड भूल चुके होंगे, है ना?
दूसरा चैलेंज ये है कि बिकॉज ये एक एक करके वर्ड को प्रोसेस करता है, पहला वर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इट्स वेरी स्लो। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, राइट? मान लीजिए आपका अगर सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। Let's say that my sentence is something like this: the cat sat on the floor as it was feeling weak. मान लीजिए ये मेरा सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द फ्लोर एज इट वाज फीलिंग वीक। अब अगर मैं इसमें RNN लगाने की कोशिश करूंगा एंड आई स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस वर्ड, फिर मैं दूसरे वर्ड पे गया, तीसरे वर्ड पे गया, चौथे पे गया, पांचवे गया, छठे पे गया, दिस, एंड देन व्हेन आई केम एट द इट, इस वर्ड तक आते आते इट किसको रेफर कर रहा है? इज इट रेफरिंग टू द कैट और इज इट रेफरिंग टू द मैट? ये किसको रेफर कर रहा है? आई वुड हैव लॉस्ट द कॉन्टेक्स्ट, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ RNN. And this is what we tried to go and solve with the next improvement, which was around the LSTM, which was the long short term memory, or GREs, which is the gated recurrent units. But typically they tried to provide some improvement over the RNNs, but they still had the same problem of a slower processing, and it didn't have the longer context. So while we have been solving all these problems, the next big thing which kind of changed the entire approach, let's talk about it, what happened then. So 2017 में दोस्त, 2017, the big change happened. It was brought by a company called as a Google. So Google presented a paper called as Attention is all you need. It presented a chapter called Attention is all you need, and they brought up a concept called as a transformer that changed the entire way how you go and read the text. इस पेपर ने ये बोला कि दोस्त, अभी तक जो आप RNN में कर रहे हो, if you are longer sentence, you are reading one word at a time without meaning taking the context. This is not how the human read a sentence. अगर मैं एक ह्यूमन को बोलूं कि वो कैसे सेंटेंस को रीड करता है, तो आप एक पूरे सेंटेंस को पढ़ते हो, सारे वर्ड्स को एक साथ, एंड देन यू फिगर इट आउट कि पूरे सेंटेंस में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू। उन वर्ड्स को आप इंपॉर्टेंस देते हो, आप अटेंशन देते हो, और बाकी सारे वर्ड्स को यू जस्ट गिव नो अटेंशन एट ऑल. दैट्स हाउ वी रीड एंड understand the context of the sentences. The similar philosophy Google proposed in its paper called as Attention is All You Need, and it's brought up a concept called transformer, which changed the entire way how the text has to be processed, and that became the core of large language models. अब ये कैसे काम करता है Attention is All You Need? Let's try to understand in details. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है सर इसमें, वो है द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का. सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म कहता है कि अनलाइक द प्रीवियस RNN थिंग्स वेयर यू आर रीडिंग ईच वर्ड, यहां पे हर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस विल ट्राई टू सी कि बाकी वर्ड्स इन द सेंटेंस उसके लिए कैसे रिलेटेड है या नहीं. राइट, आई एम अगेन सेइंग सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ये बोलता है कि एक पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है, every word will try to relate itself with the other words in the sentence and try to figure it out boss कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं. अगर कोई रिलेशनशिप है, I'll give a high attention score to that word. If not, I'll not give a high attention score to that word. For example, in this case, right? मान लीजिए मैं जब इसको स्कैन कर रहा हूं उन सारे वर्ड्स को, लेट्स कम टू दिस वर्ड कॉल्ड एज इट इटसेल्फ. ठीक है ना? इट की जब मैं बात करूंगा, देन आई विल गो एंड आस्क द डिफरेंट क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, हु इज दिस इट फॉर? राइट, सो आई विल से दैट हु इज दिस
फॉर, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? दिस इज फॉर द कैट, राइट? अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं इससे, राइट, व्हाट हैपेंड टू दिस, तो मुझे पता चला कि ही इज टायर्ड, राइट? एंड वेयर इट एंडेड अप, तो मुझे दिखाई दिया मैट, राइट? व्हाट डिड आई सी? आई सी दिस एज अ मैट. सो मुझे क्या दिखाई दिया यहाँ पे? फॉर द इट वर्ड, इफ आई लुक अराउंड फॉर दिस इट वर्ड, इस पूरे सेंटेंस में एक तो कैट है, दूसरा टायर्ड है, तीसरा मैट है, जहां पे आई हैव टू पे अटेंशन, राइट? आई हैव टू पे अटेंशन. सो फॉर दिस इट वर्ड आई नो दैट इट इज फॉर कैट. सो अगर मैं एक टेबल बनाऊं, अटेंशन टेबल, राइट, तो इट वर्ड के लिए cat will have the high score of the attention, right? Matt will have the high score of the attention, and tired might be the high score of the attention. Rest all the other word, for example the, on, ये सारे आपके low attention वाले words होंगे. I should not give enough importance to them. This is what the meaning of self attention mechanism. Again एक बार repeat कर दूं, self attention mechanism बोलता है कि जो आपके sentences हैं, each sentence should try to see that how it is related to every other word in that sentence. I'm again repeating. Self attention कहता है कि each word in a sentence should try to see that how it is related to every other words in a sentence. और जो भी word उसके साथ related हो उसके ऊपर आप अटेंशन दीजिए, बाकी सारे वर्ड्स पे आप भूल जाइए. दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म. एंड दिस अलाउज मी टू फाइंड द रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल जब मैं सेल्फ अटेंशन कर रहा हूं तो मुझे पता है कि इट नाउ रेफर्स टू द कैट. इट नाउ रेफर्स टू द कैट, जो कि आरएनएन से अगर मैं करने की कोशिश करता तो जब तक मैं इट पे आता RNN would have lost the context. उसको पता ही नहीं होता कि it क्या है, right? So the first thing that we do is that we do the self attention mechanism ताकि we understand the context and the meaning of the sentence. We see that कि किस word को किस word के ऊपर attention देना चाहिए. Am I clear? Does it make sense? Cool. So once we have understood the self attention mechanism, अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज इसको पॉज करके वापस जाइए, फिर से देखिए इसको, because this is a very important concept which can be confusing, पर अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे it will become crystal clear for you, which is very important to have a good concept in the LLM. So the first step of learning in this LLM is this self attention mechanism. Fair enough? Let's move on. दूसरा ये जो कहता है वो कहता है कि multi head attention. Now what is the meaning of the multi head attention? Multi head attention के बदले में सबसे पहले let's try to understand what is the meaning of the head itself is, right? What is the meaning of the head? Head का मतलब होता है when you're trying to look the relationship of a word, एक ही वर्ड के अलग अलग मायने हो सकते हैं उस पूरे सेंटेंस में सोचने के, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैमरा जो है क्रिकेट मैच को रिकॉर्ड कर रहा है. अब अलग अलग कैमरा अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिकेट को रिकॉर्ड कर रहा होगा. फॉर एग्जांपल एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा बैट्समैन को, एक कैमरा उसी टाइम रिकॉर्ड कर रहा होगा कि बॉलर कैसे बॉलिंग कर रहा है, एक कैमरा उसी टाइम रिकॉर्ड कर रहा होगा कि फील्डर कैसे फील्डिंग कर रहा है. और जब ये सारी चीजें मिल जाती है देन इट गिव्स यू अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन. तो ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है इसी को हम कहते हैं मल्टी हेड्स. इसी को हम कहते हैं मल्टी हेड पर्सपेक्टिव एट द सेम टाइम. तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं इस पूरे वर्ड सेंटेंस को अगर मैं देखूं, राइट, तो मैं एक रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ही की बात करूं
और मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन है ही, देन आई गेट वन हेड, इज दैट ही इज बॉब। और ठीक इसी तरीके से मैं जब रीडिंग की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि किसको रीड कर रहे हैं, देन बुक इज गेटिंग रेड। तो एक ही सेंटेंस को आप मल्टीपल हेड अटेंशन एक साथ पैरेलल में करने की कोशिश करते हो, which gives you the complete context. That is the meaning of the multi-head attention. That is called as a multi-head attention. इसको मैं अगर एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूं तो लेट्स से दैट बॉस, एक आपका क्लास में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन, राइट? उस ग्रुप डिस्कशन में मान लीजिए 8 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Now every student is observing the every other students when they are speaking, और सब एक साथ ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? और जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहा है ताकि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिस्टम टुगेदर। तो हर एक स्टूडेंट जो दूसरे स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर रहा है उसको हम बोलेंगे अटेंशन, सेल्फ अटेंशन। एंड जब ये सारी चीजें पैरेलल में हो रही है, मल्टीपल हेड पे हो रही है ताकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ में आए पूरे डिबेट का, दैट्स टिपिकली हाउ द मल्टी हेड अटेंशन इज हैपनिंग नाउ। एम आई मेकिंग सेंस? Am I clear? So now since we have understood multi-attention, the third important point is parallel processing. ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, unlike RNN जहां पे आप एक एक करके वर्ड्स को पढ़ते थे, in the transformers what happens is that we do the parallel processing. जो मैं कह रहा हूं सेल्फ अटेंशन लेयर, तो ये सारे वर्ड्स एक साथ द कैट को भी देखेगा, सेट को भी देखेगा, ऑन को भी देखेगा, मैट को भी देखेगा, और ठीक इसी टाइम पे कैट भी हर एक दूसरे वर्ड के साथ अपना अटेंशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता। तो ये सारी चीजें हो रही होगी पैरेलल में, ऑल थैंक्स टू द मॉडर्न पैरेलल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव ऑफ जीपीयूज एंड टीपीयूज। हम ये चीज काफी पैरेलल में कर पाते हैं, which helps me achieve a bigger speed. So that's the third important aspect. This parallel processing things brings a huge speed advantage. So that's the third important part of that, is the parallel processing. And the fourth one is the positional encoding. Because यहाँ पे सेल्फ अटेंशन हर एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कर रहा होता है, इट्स वेरी इजी एंड ऑब्वियस कि वर्ड्स अपना कॉन्टेक्स्ट लूज कर दे कि कौन पहले आया था कौन बाद में। बिकॉज इफ आई राइट द कैट sat, or if I go and write the sat cat, both will have entirely two different meanings depending on कि कौन सा वर्ड पहले आया कौन सा वर्ड बाद में आया। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कौन सा वर्ड पहले आया कौन सा बाद में आया, एंड वी इंश्योर दैट relative positioning because that will impact the meaning of the entire sentence, हम पोजिशनल इनकोडिंग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये पूरा सेंटेंस है द कैट सैट ऑन द मैट, हर एक वर्ड को मैं एक पोजीशन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल द हैज गॉट द पोजीशन 1, कैट हैज गॉट द पोजीशन 2, सैट हैज गॉट द पोजीशन 3, और इन दोनों वर्ड को मिला के इनकोड करके मैं पोजीशन के साथ उसको डालूंगा ताकि आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट विच वर्ड केम फर्स्ट and which word became later, right? And this helps me understand the word order. तो ये चार चीजें goes into the play in predicting which is the next right words, right? These are the चार चीजें होती है। So now since we have understood that, the next thing that we're going to talk now more is कि ये जो large language models हैं जिसके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, it takes billions of dollars to train them. Sam Altman was in the country and he challenged all our CTOs that boss, creating a company like OpenAI for India is next to impossible. So ऐसा क्या होता है, कैसे ट्रेन किया जाता है, how much and what is the strategy of training that is applied, we'll know, try to understand through how LLMs are kind of trained. So now we'll try to understand that how LLMs are trained. तो ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस है, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। पहला वाला पोर्शन कहलाता है प्री ट्रेनिंग, ठीक है। प्री ट्रेनिंग आप इस तरीके से समझ लो कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है
तो स्कूल में जितनी सारी चीजें वो सीखता है ऑन अ ब्रॉडर सेंस, ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्री ट्रेनिंग। एक बार बेस लेवल प्री ट्रेनिंग हो गया, देन इट गोज इनटू द फाइन ट्यूनिंग ऑफ इट, राइट। फाइन ट्यूनिंग का मतलब आपने स्कूलिंग कर ली, ब्रॉड लेवल पे आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, देन यू गो टू अ प्रोफेशनल कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेज और एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज, जहां पे आपको स्पेसिफिक स्किल सेट पे ट्रेन किया जाता है, दैट्स टिपिकली कॉल्ड एज अ फाइन ट्यूनिंग। और एक बार जब ये मिल गया, फाइनली इज दैट प्रेफरेंस ट्यूनिंग। व्हाट इट मींस दैट देन यू गो टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क, एंड देन व्हेन यू वर्किंग फॉर अ एंटिटी और अ कंपनी, वहां पे आपको वहां के वर्क एथिक्स, वहां के डोमेन नॉलेज आपको बताया जाता है ताकि यू वर्क इन द एक्सपेक्टेशन सेट बाय दैट कंपनी इटसेल्फ, एंड दैट्स कुड बी द एग्जांपल ऑफ प्रेफरेंस ट्यूनिंग। इन तीनों चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कूल, सो नाउ एक बार थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्त ये प्री ट्रेनिंग क्या है ना, ये प्री ट्रेनिंग क्या है। सो प्री ट्रेनिंग वो पार्ट है एलएलएम ट्रेनिंग का जहां पे हम एलएलएम को ट्रेन करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। और जब हम यहाँ पे इसको ट्रेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करता है, इट जस्ट ट्राइज टू गो एंड सी एज मच डेटा विच इज देयर ऑन द अर्थ, ऑन द इंटरनेट, और उस सारे डेटा से वो खुद में एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान वो सारे रूल्स याद कर लेता है, इस बहाने वो सारे ग्रामर्स याद कर लेता है, इस बहाने वो ये सीखता है कि पोएट्री कैसे होती है। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, वो उसको रटने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ द प्री ट्रेनिंग। So for example, while it has been scanning through all the text of the world, let's say that if we ask this question, what is the capital of France? Because while it has been scanning through the text all over the internet, capital of France वो इतनी दफा देख चुका होगा कि उसको पता होगा भैया capital of the France is Paris, right? वो identify कर लेगा। तो while this pre-training is happening, it is scanning through all of our data so that he understood all the grammar, it understood all the facts, it understands all the relations, and it understands that how the different things, how the poems are written, how the essays are written, right? All these information it gets in. So this is the first and the most exhaustive step where it is trained on the huge amount of data to facilitate all of these things. It doesn't know what meaning is it, only learns to predict the next word. So boss, ये है आपका प्री ट्रेनिंग फेज। जैसा मैंने आपको बोला, दिस इज मोर ऑफ लाइक व्हेन यू आर इन अ स्कूल, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ऑन अ हाई लेवल, आपको मोटा मोटा हर एक चीज का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, हर चीज का एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको जो मिलती है, दैट्स टिपिकली इज द प्री ट्रेनिंग स्टेज। जब एक प्री ट्रेनिंग हो गया है तो मेरा मॉडल को सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? जब प्री ट्रेनिंग हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है दोस्त? लेट्स अज्यूम दैट आई आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जो मेरा मॉडल है which is already pre-trained, it might get me the answer which is very long and it is also complicated, which is correct, but it is not very useful to me because it is using a lingo, the terminology which is not very comfortable for me. So in this fine tuning stage, what we do is that in the terms of fine tuning, whenever we give a question, we train it by throwing a question, and we also say that what is my expected answer. So for example, in this case, when I'm doing a fine tuning, I can throw a question, say that, hey, what is photosynthesis? And then I can also say that, hey, I'm expecting answer something like this, that photosynthesis is when tree or plants takes CO2, right, in sunlight, and then it creates oxygen and sugar.
सो आई एम गिविंग अ स्टैंडर्ड आंसर, आई एम एक्सप्लेनिंग टू द मॉडल कि बॉस अगर आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से आंसर करना, which lets the model learn that what is the right way of explaining to my end users. और इस स्टेज को हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग. अगेन यहाँ पे it will go to the extended mode, different types of the question answering. You will provide the questions, you will provide the standard answers, and the model will learn कि इस तरीके से मुझे आंसर करना है. So you can think of fine tuning more of like after the school, you go to a professional degree college where you go and do specific specialization. आप थोड़े और mature हो जाते हो in terms of communicating to the professional world. Am I making sense? So ये हो गया आपका fine tuning. तो fine tuning में क्या हुआ, जो already आपका pre-trained model है उसको आप specific questions देते हो, आप उसको expected answers भी बताते हो ताकि model learns कि कैसे answer के लिए उनको लोगों को answer देना है. Once this fine tuning is done, let's move to the next one, sir, which is preference tuning. Fine tuning तो हो गया, पर उसके बाद भी when a model has to give the results, human one might have the different expectation, human two might have the different expectations. Or let's say that there's a model, the people in the Asian countries expect answers in a different way, and the people in the US might expect answers in a different way. So how do we tell model so that answer is relevant and personalized to me? So basically this preference tuning is being done to get a more personalized answers. It's being used to get the more personalized answers. Am I clear? Does it make sense? तो ये प्रेफरेंस ट्यूनिंग करने के दो तरीके होते हैं दोस्त. पहला तरीका होता है RLHF. Now a follow-up question for you people, ताकि आप पे अटेंशन कर रहे हो. आप इंटरनेट पे जाइए और सर्च करिए कि RLHF का क्या फुल फॉर्म है, एंड हेल्प मी इन द कमेंट्स कि RLHF का क्या फुल फॉर्म है. ठीक है, तो ये जो पहला है RLHF, मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा. आई जस्ट वांट यू गाइस टू डू सम एक्सरसाइज बिकॉज एज पर वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डन, अगर आप कोई भी वीडियो में, भले वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो या यूट्यूब पे हो, अगर आप इंटरैक्ट करते हो आपका फोकस गोज अप बाय 30%. सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू पुट दैट इनटू द कमेंट्स कि आप अभी मुझे सुन रहे हो एंड यू नो व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ RLHF इज. सो व्हाट इज RLHF इन प्रेफरेंस ट्यूनिंग? इसमें जो मेरा मॉडल है, इस मॉडल को जब भी आप एक क्वेश्चन पूछोगे, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो मॉडल दो आंसर्स एक साथ जनरेट करके देगा. इट विल गिव आंसर 1 एंड विल आल्सो गिव द आंसर 2. नाउ यू हैव टू डिसाइड बॉस आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन यू प्रेफर. लेट्स से दैट यू प्रेफर आंसर 1. सो अगली दफा जब भी मॉडल आंसर्स जनरेट करेगा, इट विल ट्राई टू ऑलवेज जनरेट द आंसर्स सिमिलर टू द आंसर 1 एंड नॉट सिमिलर टू द आंसर 2. इस वे में वो आंसर जनरेट करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ RLHF. आप अक्सर अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन पे आपको दो सॉल्यूशन जनरेट करके देता है. आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपने ये ऑब्जर्व करा है. What GPT is trying to do? It is just trying to do the same thing. It is trying to do the preference tuning using the RLHF method. Similar to RLHF, there is something called as a DPO. Again, I want you people to go and tell me what is the full form of DPO. DPO is similar to RLHF. The only difference here is, यहाँ पे जो यूजर है वो पहले क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन में ऐसे मान लीजिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज द क्वेश्चन. और क्वेश्चन के साथ ही यूजर ये भी बता देता है दोस्त कि द करेक्ट आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी ए, एंड ए जो भी करेक्ट आंसर वो देना चाहता है, एंड द इनकरेक्ट आंसर इज बी. तो ये थोड़ा सा स्लाइडली फास्टर है. यूजर क्वेश्चन के साथ
करेक्ट आंसर भी बताता है और इनकरेक्ट आंसर भी बता देता है, ताकि मॉडल गोज एंड ट्विक्स इट्स पैरामीटर्स, ताकि अगली दफा जब वो आंसर जनरेट कर रहा हो तो आंसर शुड नॉट बी लाइक बी, इट शुड बी ऑलवेज इन द पैटर्न एंड द स्टाइल हाउ वी हैव आंसर्ड इन द पैटर्न A itself. So that is another called as a DPO in the preference tuning, which is much faster than the previous method. Fair enough. हमने तीन चीजें देखी सर यहाँ पे, अगर मैं क्विकली बता दूं आपको तो ट्रेनिंग में पहला प्री ट्रेनिंग होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सब कुछ दुनिया में जितना सारा डेटा है सबके ऊपर हमने ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा पैसे खर्च हुए, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड, आई नो ऑल द नॉलेज। नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करना है वो फाइन ट्यूनिंग में हो गया, और उसको और ज्यादा पर्सनलाइज कैसे करना है, वी डू इट थ्रू द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस ट्यूनिंग। फेयर इनफ, वी डू इट विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस ट्यूनिंग। नाउ बियॉन्ड ट्रेनिंग, मेकिंग LLMs even smarter. अब यार जब भी मैं LLM की बात यहां पे कर रहा हूं दोस्त, राइट, तो LLMs जो भी कर पा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग हैज बीन डन ऑन द ओल्ड डेटा सेट, और हम जो इंसान हैं वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं अभी, मान लीजिए LLM has been trained on all the data sets around the climate, pollution, blah blah, all of that. मैं बोल रहा हूं कि आज के दिन में दिल्ली में क्या पॉल्यूशन है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन तुम मुझे प्रपोज करोगे। अब LLM तो दोस्त मेरे ख्याल से 1 साल पहले वाले डेटा सेट पे ट्रेन हुआ होगा, एंड इट विल हैव नो कॉन्टेक्स्ट कि बॉस आज की डेट में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल क्या है, और अगर उसको वो नहीं पता होगा, इट विल नॉट बी एबल टू सजेस्ट दैट व्हाट शुड बी द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी कैन टेक। तो अगर LLM के पास अगर कोई तरीका ना हो ये जानने का बियॉन्ड द डेटा सेट दैट इज वर्कड ऑन, देन LLM विल बिकम टोटली यूजलेस, बिकॉज वो पुराने ऑब्सोलीट डेटा पे ट्रेन्ड है एंड इट इज नो वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द अदर सेट ऑफ डेटा। सो LLM का असली फायदा तभी हो पाएगा अगर हम उस LLM को थोड़ा सा स्मार्ट बना पाए, ताकि वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, ताकि वो डिफरेंट डेटा सोर्सेस से डेटा गैदर कर पाए, APIs को कॉल कर पाए, ताकि it has more context, it is relevant for today, it is relevant with all the latest information which has happened after the training of that LLM has completed, right? And इसके लिए we have to make LLM more smarter, right? And how does that happen? That could happen through multiple things. One is called as RAG, which is retrieval augmented generation. Then it has the ability to of doing the function calling and the multimodalities. What are those? Let's see एक एक करके. So सबसे पहला है आपका RAG, retrieval augmented generation. As I was saying that boss, कोई भी आपका जो LLM है, these are all trained on old data, trained on old data. Now अगर end user इस LLM को कॉल करता है और अगर इस एंड यूजर को रेलेवेंट डेटा चाहिए, इफ द एंड यूजर वांट द रेलेवेंट डेटा, देन माय LLM शुड बी एबल टू talk to internet, should be able to talk to, say for example, databases, should be able to go and make an API calls, which are all the external sources. And then इन दोनों को कंबाइन करके, यू नो, द पावर ऑफ एक्सटर्नल डेटा एंड द पावर ऑफ द LLMs, इन दोनों को कंबाइन करके आई शुड गेट द रिजल्ट्स. And if I do it this way, where I combine the data from the external world, I use the intelligence of LLM, what I get final is result. That's typically what we want to achieve through the retrieval augmented generation. तो आज की डेट में हर एक वेबसाइट पे जो आपको बॉट दिखाई दे रहा है और उसको आप कहते हो कि AI जनरेटेड बॉट है, इट इज नथिंग बट अ रैग. अगर आप मेरे स्कूल ऑफ टेक के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे हमने एक बड़ा कूल सा रोबोट बनाया है, उसको हम कहते हैं इशू. इफ नॉट, जैसा मुझे चेक करके बताइए अगर आपने देखा है, द URL इज sot.upgrad.com. वो भी जो हमने बनाया है, इट्स अ रैग, जहां पे हम एक LLM को कॉल करते हैं, बट इट ऑल्सो मेक्स कॉल्स टू माई local source. It also makes calls to the internet to provide you the information which is very relevant
and accurate to what you are expecting to hear from that issue, right? So that's what typically the RAG is. Next है tool uses function calling. मैंने आपको बोला कि अगर मैं अपने LLM को smarter बनाना चाहता हूँ, अगर मैं RAG implement करना चाहता हूँ, है ना, तो मेरा LLM should be able to go and connect to the databases, should be able to go and call APIs, should be able to go and read the external libraries. तो ये सारी चीजें जो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, that happens to the function calling, right? And इसके थ्रू हम आज के LLMs को much smarter और latest context feed कर देते हैं उसमें. अब बात आती है मल्टी मोडालिटी की. मल्टी मोडालिटी इज अगेन अ वेरी की फीचर ऑफ LLM. यहाँ पे हम ये बोलते हैं दोस्त कि जो मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, और फॉर एग्जांपल मैं बोलूं GPT-5, आप देखोगे कि ये टेक्स्ट में तो बात करते हैं, but at the same time they are also able to go and generate something called as image. They are also able to go and generate the video. So what they're trying to do, they're trying to go and provide the results and outcome and interaction in the different modes, and that's typically is called as the multimodality. So all the modern LLMs, they becomes more powerful when they are able to interact with the humans in the multiple ways, which is not only text but also the video and the audio, right? That's the meaning of the multimodality is. Now, what is the technology behind training these LLMs? We have already seen that. हमने देखा प्री ट्रेनिंग है, फाइन ट्यूनिंग है, देन प्रिसिजन ट्यूनिंग है. ये सारी चीजें इज इट पॉसिबल टू डू विद इन अ लैपटॉप दैट वी हैव? द आंसर इज नो, because it has to be trained on huge amount of data. और आपका जो लैपटॉप है, it has not sufficient storage. और दूसरा, अगर इसमें जो कंप्यूट पावर है, अगर मैं एक लैपटॉप को यूज करके उतने सारे डेटा पे ट्रेन करने की कोशिश करूं भी, slowly, it might take thousands of years to do it, which will not lead us to any practical outcome, right? So in that case, these models learns from the huge data and have billions of settings, so they need more powerful technology to be trained. तो वो कैसे होता है दोस्त? So for training, जो ब्रेन है, जो एल्गोरिथम है, वो जो गूगल ने जो पेपर डाला, which was the transformer, so ये ट्रांसफॉर्मर को यूज किया जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी आज देखा है. Then when we are training, see, any model is nothing but a computer. Or computer, they don't understand words. They don't understand words. They only understand numbers, right? That too binaries. तो इस वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म कॉल्ड एज अ टोकन्स, आल्सो कॉल्ड एज अ टोकनाइजेशन. व्हाट दैट मींस दैट कि अगर मेरे लिए मान लीजिए एक वर्ड है टोकनाइजेशन, तो उसको मैं जब टोकन करूंगा तो मे बी इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर थिंग्स लाइक TOKENI एंड देन मे बी ZATION. तो ये जो पूरा का पूरा एक सिंगल वर्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू these chunks, and each of this chunk is called as token. And that's why अगर आप OpenAI सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और वहां पे अपने आप उसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा है, तो it will say that these many tokens are allowed in input, these many tokens are allowed in the output, these many tokens you get as free, right? तो LLM की दुनिया में these words are broken down into the logical units which can converted into the bits. उसको हम बोलते हैं दोस्त token, right? So second thing that we need to do is that tokens, right? So transformers and tokens. और इसको ट्रेन करने के लिए जो मुझे सिस्टम चाहिए, जहां पे मैं पैरेलल में कंप्यूटेशन कर पाऊं, फास्ट कंप्यूटेशन कर पाऊं, for that I need something called as GPUs, which is the graphics processing units, and the TPUs, which is the tensor processing unit, जो ऑफ लेट गूगल ने रिलीज करा है. These are the super fast machine which allows you to do the fast computations. The companies आज के डेट में जो GPUs प्रोवाइड कर रही है, they are having a huge demand. Nvidia का नाम आपने सुना होगा.
एंड बिकॉज ऑफ दिस एआई रश ये सारे जीपीयूज और डीपीयूज बनाने का डिमांड इतना ज्यादा हो गया है दैट चिप्स का कॉस्ट काफी बढ़ गया है, राइट, व्हिच इज नीडेड टू मेक द लैपटॉप्स एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि आजकल लैपटॉप का कॉस्ट इन द इंडियन एंड द ग्लोबल मार्केट इज गोइंग अप. फिर and last but not the least is the optimizers. Optimizers has a great role to play. So for example, मान लीजिए मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया that the sky is green और आपने बोल दिया बॉस ये जो ग्रीन है this is wrong. तो सारे पैरामीटर्स में क्या चेंजेस होगा वेट में so that next time the green is not picked but the blue is picked without any massive impact. कितना चेंज करना पड़ेगा पैरामीटर्स में उसके वेट्स में, that is being decided by something called as a optimizer. So every time you give a feedback that something has to be corrected, optimizers help to evolve the model. Optimizer helps model to learn from the mistakes and make the better results every time. So these are the main things which makes LLM training possible. So with this we have come to the end of this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है. ऐसे ही खूब सारे वीडियो में बनाने वाला हूं, पर इसके लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, and that comes with your small little comments. Everything that you put over the comments, I watch it. So make sure that you are letting me know that how does the session is going. और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों को बताइए. The whole intention is कि 2026 में मैं इस अपग्रेड यूट्यूब चैनल को आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना दूं, भले वो प्रोग्रामिंग सीखने का हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने का हो या फिर एआई सीखने का हो. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग.